के ऊपर एक छोटा सा आसान इलेक्शन जीतना चाहती हो। आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो। मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। के बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। तो उत्तर प्रदेश में एम फैक्टर, इसे लेकर आज हम करने वाले हैं बड़ी डिबेट, बड़ी बहस, क्योंकि हमने दिखाया एक तरफ यूपी में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, देश में संसद का सत्र चल रहा है, संसद और विधानसभा चल नहीं पा रही है, लेकिन यूपी के चुनाव में अभी 1 साल बाकी है और उससे पहले क्या हो रहा है आप ये देखिए। विधानसभा में भी आज वहां पर तस्वीर बवाल की दिखाई दी, जहां पर विपक्ष ने नारेबाजी की। वोट बैंक की राजनीति चरम पर है। अखिलेश यादव को एसआईआर में मुस्लिम वोटर्स के नाम कटने की फिक्र सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर ओवैसी दावा कर रहे हैं कि मुसलमान अब अपना नेता खुद चुनेंगे। मुस्लिम वोटर्स किसी के बंधुआ नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटर्स सिर्फ सियासी मोहरा बनकर रह गए हैं, और ये एसआईआर की राजनीति कौन चला रहा है, कौन किसके वोट काट रहा है और किसका खेल बिगाड़ रहा है। आज की डिबेट में हम पूछेंगे कि अखिलेश यादव को क्या सिर्फ मुसलमानों की फिक्र है, क्यों बीजेपी ने यह सवाल पूछा है उनसे। अखिलेश यादव की पिच पर बैटिंग करने क्या ओवैसी साहब जा रहे हैं अब। ओवैसी की एंट्री से अखिलेश यादव की रणनीति क्या बिगड़ेगी। मुस्लिम वोटर्स किसके साथ जाएंगे, किससे खफा है, और यूपी में मुसलमान वोटर्स कब तक वोट बैंक या सियासी मोहरा बनकर रह जाएंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन यूपी का सियासी थर्मोमीटर दिनों दिन तेजी से चढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि सच कौन बोल रहा है, सियासत कौन कर रहा है और वोटर्स किसके साथ जा रहे हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी से शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM से आदिल हसन हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में, और सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधे यहाँ पर फखरुल हसन चांद साहब, आपका रुख करते हुए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बड़ा खुलकर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सिर्फ मुसलमानों की फिक्र है। जो पीडीए का वो राग अलापते हैं, ये तो सिर्फ एक दिखावा है, और इसीलिए एसआईआर को लेकर भी जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स का वो जिक्र कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। देखिए, अभी 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं था मीनाक्षी जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी है उत्तर प्रदेश, और समाजवादी पार्टी ने पीडीए की ताकत दिखाई है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये विचलित लोग हैं, जो लोग अपनी सीट नहीं जीत पाए, जो अपनी सियासत नहीं बचा पाए, अपनी सियासती जमीन को नहीं बचा पाए, वो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे आगे बढ़ रही है, और हमने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से पीडीए के वोट को काटने का प्रयास लगातार भाजपा की तरफ से जारी है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी खुद भी ओबीसी से आते हैं, लेकिन क्योंकि आरक्षण पे बात नहीं करते, जाति जनगणना पे बात नहीं करते, वहां उनको साफ सूंघ जाता है, वहां पे उनको स्टूल मिल जाता है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश में। पिछड़ों की राजनीति वो कर नहीं पा रहे हैं, सबको पता है। जूनियर ओवैसी साहब का बयान आपने सुना, कह रहे हैं वो कि 300 सीटों पर लड़ेंगे हम, और AIMIM बेशक चुनौती वो योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो फिर ये भी है कि वोट किसका कटेगा। देखिए, वोट किसका कटेगा। नहीं मीनाक्षी जी, ओवैसी जी को और उनके दल को तो आसाम के मुख्यमंत्री जी भी बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उत्तर प्रदेश में भी जो भाजपा के लोग हैं वो भी बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि सबको पता है कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो किसको फायदा पहुंचाएंगे। कौन लोग चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आए, चुनाव लड़े, आसाम में आए, चुनाव लड़े, तो जिनको फायदा है वो बुला रहे हैं, बुलाते रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी के दल ने चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा था, 100 सीटों पर चुनाव। शरद त्रिवेदी जी, फिर देखिए बात तो वही घूम फिर कर आ गई ना, ओवैसी साहब बी टीम, वो बी टीम वाला आरोप जो है वो हटता नहीं है आप लोगों के ऊपर से। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह के मुद्दे वहां पर हावी हैं, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो 2 लोगों को सामने लेकर आए हैं और उनको बाकायदा 1 लाख रुपए का इनाम और उन्होंने दे दिया। आपको लगता है कि ये मामला जनता के मन में अगर बैठ गया तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कोई हथकंडा नहीं है जो 2012 के बाद अपनाया नहीं, क्योंकि 2012 के बाद ये उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीते हैं। इन्होंने चाचा भतीजे लड़के पसंद उत्तर प्रदेश में, फिर बुआ बबुआ पसंद है, फिर उसके बाद दोबारा लड़के पसंद हुए,
लेकिन पिछले चुनाव में क्योंकि इनका एक बार वो जो काट की हांडी चीज चढ़ गई थी कि साहब संविधान की हत्या कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, जनता ने इसकी सच्चाई देख ली है। और जो इनका माई कॉम्बिनेशन है वो बिहार में ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि वहां पूरे भारत से सारे इनके बड़े नेता गए थे। दक्षिण भारत से स्टालिन साहब गए थे, यहाँ से अखिलेश यादव जी गए थे, ममता दीदी सब गए थे वहां पे, और इनका माई कॉम्बिनेशन वहां बिहार की जनता ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि आरजेडी से और इंडी गठबंधन है उससे ज्यादा सीटें मुसलमानों की मिली हैं एआईएमआईएम को, और यादवों की सीटें जो है वो एनडीए को ज्यादा मिली, इंडी गठबंधन को कम मिली। हमको 15 मिली, इनको 13 मिली है। तो इनको अब समझ में आ गया है कि इनकी जितनी राजनीति है वो सारी ध्वस्त हो चुकी है। ये पीडीए लाए, पीडीए में जो मेन सोर्स है वो डिवाइड एंड रूल का है कि साहब हमको बांटना है, क्योंकि इसमें सवर्ण नहीं है और इसमें दलितों में खाली हमारे जो आदिवासी हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। तो पीडीए इनकी सीमित इनकी सोच है और इनका खाली तोड़ने का काम है। इन्होंने जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो कंपनसेशन का ऑर्डर इन्होंने दिया था उसमें सारे एक ही धर्म के लोगों को कंपनसेट किया था, जिसके बाद भाई लेकिन वो तो खुलकर चुनौती दे रहे हैं ना सर, वो तो लेकिन खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि हम तो यूपी में भी झंडा गाड़ेंगे। और जो अगर पिछले चुनावों का ग्राफ है अगर उसको भी देख लें तो आप देखिए 19% के आसपास की मुस्लिम आबादी है। और अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के सीमांचल में कैसे उनका ग्राफ बढ़ा, विधानसभा की 5 सीटें जीती, जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी। और अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए बीएमसी इलेक्शन हुआ तो बीएमसी इलेक्शन के कुछ नंबर्स मैं पढ़ रही हूं अपने दर्शकों के लिए भी। छत्रपति संभाजीनगर 33 वहां पे सीटें मिल गई, मालेगांव में 21 मिली, अमरावती में 15 सीट मिली, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 6, ठाणे में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 सीट। और इसीलिए सुजाता पांडे ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए वो तो अपने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर अब यूपी में ताल ठोक रहे हैं, किसका नुकसान करेंगे ये बड़ा सवाल है, किसका नुकसान करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे चुनौती योगी जी को दी जा रही है, लेकिन मैं ये मानती हूँ एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह आप आंकड़े देखने तो साफ हो जाता है कि ओवैसी की लड़ाई योगी जी से है ही नहीं, भाजपा से है ही नहीं, क्योंकि ओवैसी का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो तो भाजपा को वैसे भी वोट नहीं करता। तो उनकी जो लड़ाई है वो इस बात को लेके है कि जो मुसलमान वोट सपा को मिलता रहा है या कांग्रेस की तरफ खिटक सकता है वो उनकी तरफ आए। आपने बिहार में देखा, बिहार में सबसे बड़ी चर्चा का विषय एक ये भी था कि मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व करने की दावा करते थे, जो लोग MY समीकरण का दावा करते थे, RJD प्लस अलायंस जो था, वहां से सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक नहीं है, वो ओवैसी की पार्टी से आए विधायक बिहार में। आपने BMC में 110 जो सीटें जीती है उसका भी जिक्र किया। तो वहां से क्या लगता है, ये लगता है कि जहां जहां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक 20% से 25% या 30% के लगभग हो जाता है तो सिर्फ उनको सिर्फ मुसलमानों के नाम पे एंटी बीजेपी वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो उनको अपना प्रतिनिधित्व भी चाहिए होता है और उनको अपनी मुद्दे की बात भी उसी पार्टी के थ्रू करनी होती है जो मुसलमानों के ही हित की बात करे, और वो वैसे ही करते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की एक तरह से एक आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। क्या है कि अगर वो पीडीए की बात करते हैं तो उनको सिर्फ एम का काम नहीं चलेगा, उनको वाई भी चाहिए, उनको पिछड़ा भी चाहिए, उनको थोड़ा सा दलित का वोट भी चाहिए, थोड़ा इधर आदिवासी वोट भी चाहिए, और बाकी जो भी इसकी बात करते हो तो वो सिर्फ मुसलमानों वाले मुद्दे पर, जैसे अगर कोई वक्त की बात हो गई या फिर आजम खान का मुद्दा जिस तरह से हो गया कि वो जेल चले गए और उस पर अखिलेश यादव की कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उसको वैसे ने बड़ा हवा बनाया, उसको जिस तरह से वो ललकारते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। हालांकि गलती सुधारी अपनी, मिलने गए उसके बाद आजम खान से मिलने गए, भाई उनके घर मिलने गए, और उसके बाद वो एक बात तो जरूर हो गई है कि मुसलमानों में वैसी ये भावना जरूर देने में तैयार हो गए कि इन्होंने सिर्फ तुम्हारे वोट का इस्तेमाल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को ललकारा यहाँ पे भाजपा को जा रहा है, लेकिन जो खतरा है वो ठीक है। फखरुल हसन चांद साहब बड़ा यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी बड़ा क्लैरिटी से इस बात को कह रहे हैं कि चुनौती बेशक जूनियर ओवैसी साहब योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, लेकिन चुनौती तो ये अखिलेश यादव के लिए है। और इसीलिए अखिलेश जी को भी ये बात समझ में आ गई, तो SIR में अब उन्होंने बड़ा क्लियर कहना फिर शुरू कर दिया ना कि मुसलमानों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। भाई वो अपने वोट बैंक को दे रहे हैं ना मैसेजिंग। आदिल हसन भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका ऑडियो क्लियर हो तो फिर जाऊंगी उनके पास। हाँ बताइए आप फखरुल हसन। मीनाक्षी जी, सवाल चुनौती देने का जब आता है तो चुनौती दी नहीं जा रही है, चुनौती भाजपा की तरफ से दिलवाई जा रही है। इन शब्दों को हमारे पॉलिटिकल जो एनालिसिस कर रही है हमारी बहन, शायद वो समझ नहीं पा रही। चुनौती समाजवादी पार्टी को दी नहीं दी जा रही है, चुनौती दिलवाई जा रही है। कौन दिलवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी।
इसलिए हम लोग कहते हैं बी टीम। और सवाल ये है कि उत्तर चलिए प्रदेश आदिल से हसन आई गए हैं, ठीक है, आदिल हसन आई गए हैं। आदिल हसन जी बड़ी देर से जुड़े आप, क्योंकि आज तो पहला सवाल आपसे ही बनता था। चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को आप, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो तो बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि ये चुनौती दी नहीं जा रही, ये दिलवाई जा रही है। बीजेपी की बी टीम इशारों पर काम हो रहा है। मैम आप ही देखिए 2014 में ये समाजवादी हारी, 17 में हारी, 22 में हारी, 19 में हारी। तो आप देख रहे हैं इन लोग बैक टू बैक हार रहे हैं। ये भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। इनके चाचा इधर से पाला बदलेंगे, उधर जाएंगे। तो हम तो बोलेंगे ना मैम, मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव कब बोले हैं मैम? आप जरा देख लीजिए, आप ही बता दिए मुसलमानों के। अरे तो अगर आपका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो गठबंधन क्यों नहीं करते हैं आप अलायंस के साथ? साथ में क्यों नहीं जाते? अलग क्यों चुनाव लड़ते हैं? साथ में जाइए, साथ मिलकर चुनाव लड़िए, ताकि भाई मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा रहेगा ना। इकट्ठा रखिए मुस्लिम वोट बैंक को, क्यों टूटने दे रहे हैं? मैम हमने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास सिर्फ 6 सीट मांगी कि आप 6 सीट दे दीजिए, हमें सीमांचल के मजलूमों की आवाज है, हम लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। पूरी ताकत ने सपा के भी एकरा हसन मैडम और अफजाल अंसारी साहब, इमरान प्रताप करी, पूरी टीम भाजपा को हराने नहीं, एमआईएम का वजूद खत्म करने आई। लेकिन सीमांचल की आवाम ने बलरामपुर हो, कोचादामन हो, चौकी हो, बायसी हो, अमोर हो, बहादुरगंज की आवाम ने, सीमांचल की आवाम ने एमआईएम को जिता दिया। आई पूरी ताकत हमारे खिलाफ लगा देते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको चखे। हम तो सीमांचल का, बिहार के मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज उठाएंगे। आप बतला दीजिए अखिलेश यादव कि मुसलमानों के मुद्दे पर कब खुल कर बोलते हैं। इनके भाई जाएंगे, इनके भतीजा जाएंगे, इनकी भाभी जाएंगी, सब एमपी बन जाएंगे। अब मुसलमान कितना एमपी बनेगा मैम? आप भी बताइए, मुसलमानों को टिकट देने में कितना दिक्कत होता है। आजम खान पर अखिलेश यादव कब खुलकर बोलते हैं? आप ही बताइए। आजम खान पर जिस दिन ओवैसी साहब बोलेंगे उसके बाद अखिलेश जी को याद आएगा कि आजम खान कोई शख्स है। हम जाएंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, हम डंके की चोट पे बीजेपी को सीमांचल में। आजम खान साहब जिन पर इतने केसेस चल रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या वही मुसलमानों के इकलौते चेहरे हैं, प्रतिनिधि हैं, पूरा रिप्रेजेंटेशन वही करते हैं मुस्लिम्स का? अगर अखिलेश यादव अपने लेवल पर बात करते हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि आप भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं और आपकी वो भी कर रहे हैं, और आपकी तो पार्टी ही जो है, मजलिस जो बनी है, वो तो मुसलमानों के हित के लिए ही बनी है ना। उनकी पॉलिटिक्स आप करते हैं, लेकिन वोट काटने के लिए आप उसी दल का आ रहे हैं जो कह रहा है कि सत्ता पक्ष को हराएंगे। तो कौन है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा? कौन है? मैम देखिए मैम, हमने तो सीमांचल के मजलूमों की आवाज उठाई। जहां जहां हम जीते वहां बीजेपी एनडीए हारा। मैम आप हिस्सेदारी की बात करते हैं, बोलिए 20% बिहार में, 18% उत्तर प्रदेश में, 20%। मैम सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, ये क्या है मैम? ये सरकारी रिपोर्ट है, उसमें मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है। आप ही बताइए मुजफ्फरनगर किसके काल में हुआ? आप ही बताइए मुसलमानों के मुद्दे पर कब अखिलेश जी बोलते हैं? आप ही बताइए ना। आप ही जब 2014 के बाद मोदी जब आ गए थे, जब बाई इलेक्शन हुआ था, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। इनकी बहू चली जाती है, इनके घर के लोग बीजेपी में फखरुल हसन जी, हाँ जवाब दीजिए, बड़ा भाई क्लियर बात है। हाँ आप बताइए, आप अरेस्ट कीजिए, ठीक है। मुझे बताइए कौन है फिर मुसलमानों का असली रहनुमा? अगर वो पार्टी जो ये कह रही है कि हम तो मजलिस, हम बने उनके हित के लिए, उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो गठबंधन नहीं कर रहे ना उनके साथ? क्यों नहीं कर पाते गठबंधन? अलायंस करिए भाई। जिन लोगों का कॉमन गोल बीजेपी को हराना है, योगी आदित्यनाथ को हराना है, वो साथ एक मंच पर क्यों नहीं आ पाते? क्या दिक्कत है? मैं मीनाक्षी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पूरा समय देंगे, जितना समय आपने और दलों को दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे ओवैसी जी का दल चुनाव लड़ा था और नोटा से भी कम वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में मिला था। ये मेरा जवाब है। जो लोग ये कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आवाज नहीं उठाते, आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नेता हैं। और सवाल ये, आपको 0.49% वोट मिलता है और नोटा को आपसे ज्यादा वोट मिल जाता है, 0.69%। फिर भी उत्तर प्रदेश में आप आ नहीं रहे, आपको बुलाया जा रहा है। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। आप महाराष्ट्र में किसके साथ गठबंधन कर लेते हैं? अभी जब चुनाव चल रहा था, चुनाव जीतने के बाद किनके साथ आपके लोग चले जाते हैं? आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब से परे। और सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन क्या है? 100 सीटें लड़ते, 99 पे जमानत जब्त हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी जमीन। ये ना बिहार है ना ये महाराष्ट्र है। यहाँ का जो पीडीए है वो मजबूत है, समाजवादी पार्टी के साथ। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और भाजपा के साथ जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आदिल हसन, मैं आ रही हूँ आपके पास। शरद त्रिवेदी जी से मुझे एक रिएक्शन लेना है।
ठीक है मीनाक्षी जी 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए। आदिल हसन बोलिए, 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, फिर मैं शरद त्रिवेदी की बात जाऊंगी। राजनीति करने वाले चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ओवैसी जी हो, इनसे हमारा गठबंधन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ बोलिए आदिल हसन। मैम ये सपा के प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में कौन थे, बिहार में 2015 में क्यों चले गए थे, महाराष्ट्र में गोबंदी में इनको सब सीट हरा दिया अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान दलित पिछड़ा जानता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलूमों की आवाज है। हमने बीएमसी में एक दलित को घटक का नेता बनाया। ये भाभी और भैया और भतीजा और भौजाई से आगे निकलते ही नहीं है। ये बताइए, ये परिवार के आगे निकलते हैं क्या? शरद त्रिवेदी जी, हाँ, अब मेरा अगला सवाल शरद त्रिवेदी जी से है। ठीक है, एक सेकंड, अब रुक जाइए सर। हाँ ठीक है, अब उनको भी बोलने दीजिए। शरद त्रिवेदी जी मेरा ये सवाल सुनिएगा सर, एक सेकंड। हाँ, मेरा सवाल आपसे सर ये है, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 400 पार का नारा था। उत्तर प्रदेश में अगर नंबर ज्यादा आ जाते या नंबर ठीक ठाक पिछले चुनाव जितने भी आ जाते तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। वहां से लॉस हुआ आपको, समाजवादी पार्टी को गेन हुआ, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा में बैठे हैं वो। अब बड़ा सवाल सर यहां पर यह है कि क्या अंदर खाने बातचीत चलती है? अंदर खाने बातचीत जो बार बार बी टीम का आरोप लगता है। हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक फॉरेन डेलीगेशन विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए जाता है, उसमें असद साहब जाते हैं, उन पर वो भरोसा प्राइम मिनिस्टर जताते हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है ना कि ठीक है, संबंधों में एक समन्वय है, एक बातचीत है, एक कंसिडरेशन है। कौन किसका फायदा, कौन किसका नुकसान कर रहा है? हमारा कोई पीडीए नहीं है, हमारा कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, पूरे भारत की जनता हमारी है। मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से मैं पूछना चाहता हूं कि वो बता दें, 33 साल हो गए इनकी पार्टी को, इनके यहाँ जो सर्वोच्च 2 पद है पार्टी में, एक पार्टी में पद है और एक मुख्यमंत्री का पद है, वो इनके राज परिवार के अलावा किसको मिला? बता दें। ये इनको मुसलमान को कह दें कि साहब मुसलमान जो है अगला मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा, इनको सारे वोट 100% मिलेंगे। 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, 14% यादव है। तो ये क्यों नहीं कहते कि नहीं साहब, जिसके जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी? तो ये कहे ना कि हम मुसलमान को बनाएंगे। आप किस हद से बात कह रहे हैं? आप लोग तो टिकट ही नहीं देते मुस्लिम कैंडिडेट्स को। परिवार का आदमी सर, आप लोग मुस्लिम हित के सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग तो टिकट ही नहीं देते कैंडिडेट्स को। आप लोग तो, आपके तो बड़े नेता सब खुलकर कहते हैं कि भाई वो हमें वोट नहीं देते, हम उनको टिकट नहीं देते। तो आप किस हद से ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं? नहीं, ये तो स्वघोषित टेंडर होल्डर है मुसलमानों के। हमने किसी धर्म या किसी जाति किसी संप्रदाय का टेंडर हमारे पास नहीं है। हमारे पास उत्तर प्रदेश का टेंडर है, उत्तर प्रदेश की जनता का टेंडर है। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम। चलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, जो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, आपके सवाल हो गए, उसका जवाब मैं लूंगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा था। बी टीम का आरोप सर, मैंने आपके सामने पूरी परिस्थिति रखी। समन्वय है तो है ना, ओवैसी साहब यूपी में लड़ेंगे तो किसका नुकसान करेंगे? तो क्या बीजेपी के इशारे पर हो रहा है ये? शरद त्रिवेदी जी देखिए, हम जो उत्तर प्रदेश और पूरा भारत स्वतंत्र है, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये खतरा जिनको है वो इसका जवाब दे। हमें किसी पार्टी से कोई खतरा नहीं, हमें तो समाजवादी पार्टी से भी कोई खतरा नहीं है। हमें मालूम है इनका वही हश्र होगा जो पिछले 2012 के बाद से ये कोई चुनाव नहीं जीता उत्तर प्रदेश में। और 2012 में भी माननीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को। ठीक है, बोलिए फखरुल हसन जी। हाँ ठीक है, फखरुल हसन, उसके बाद कभी नहीं जीते। ठीक है, सुन लीजिए। शरद जी 2017 में तो आपने केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे रख के चुनाव लड़ाया था। हेलीकॉप्टर से केशव प्रसाद मौर्य जी घूम रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं? आप पिछड़ों का ख्याल रखते हैं, आप वोट लेते हैं पिछड़ों का, आप वोट लेते हैं दलितों का, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनाना होता है तो आप किसको बनाते हैं? और आपके कौन सा होता है? प्रदेश की जनता का वोट लेते हैं, किसी दलित का, अल्पसंख्यक का। सुजाता पांडे जी, मेरे पास बस अब कुछ ही क्षण बचे हैं। मुझे बताइए, मुसलमानों का रहनुमा कौन है? उनके नाम पे राजनीति तो लगातार हो रही है, दशकों से हो रही है। कौन है उनका असली रिप्रेजेंटेटिव? सुजाता पांडे। मीनाक्षी, आप इस पैनल में देखिए, यहाँ पे दो मुसलमानों का वोट लेने के लिए 2 पार्टियां लड़ रही हैं और हमको अभी तक नहीं पता कि मुसलमान वोट किधर जाएगा। तो यही दिखाता है कि शायद मुसलमानों का वोट सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और दोनों तरफ से किया गया, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई सपा हो या फिर कोई कांग्रेस हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नोटा से भी कम वोट आए थे। लेकिन ये भी सच है कि 12 से 15 जो सीट हारी थी समाजवादी पार्टी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हाथ था। बड़ी यही बात है जिसकी वजह से आज डिबेट में इन पैनलिस्ट को बुलाया है
कि समाजवादी पार्टी को जिन सीटों का नुकसान हुआ उसके पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा था, और वैसी फैक्टर उसकी चिंता अखिलेश यादव के चेहरे पर दिखाई दे रही है नहीं। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद आज चर्चा में जुड़ने के लिए। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन के दौरान झड़प, ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस दुकानदारों के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद एक दुकानदार ने दुकान में आग लगाई। पुलिस के सामने ही दुकान पर पेट्रोल छिड़का। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां पर पुलिस के साथ जब एक्शन हुआ तो किस तरह की परिस्थिति पैदा होगी। पुलिस और पब्लिक के बीच में एक टकराव दिखाई दिया। ध्वस्तीकरण से पहले ये झड़प हुई और उसके बाद अपनी दुकान में आग लगाई। पुलिस के सामने ही दुकान पर पेट्रोल छिड़का। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के दाल मंडी में भवनों का ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है। इस दौरान एक व्यक्ति ने ध्वस्तीकरण का विरोध करते हुए अपने मकान की छत से बाहर निकला, बरामदे में आया और उसने वहां पर कागजात फेंके और पेट्रोल फेंके और आग लगा दी। पुलिस के जवानों पर भी पेट्रोल फेंका उन्होंने। ये देख सकते हैं ये सब लकड़ी जो है जली हुई सब है, तो पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद से बुझाया है। पूरा यहाँ पर लकड़ी सबने से पेट्रोल छिड़क दिया था और उसने आग लगा दी थी और विरोध कर रहा था कि हमारे मकान को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। और देखिए पुलिस हटा रही है। यहाँ पे घटना ये हुई थी कि मकान तोड़ने जा रहे थे, तो वो जो उसमें मकान मालिक है वो अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाने जा रहा था। जो है यहाँ पूरी आग लग गई है। आग लगने के बाद फिर जबरदस्ती हो रही है। ना कोई नोटिस है, ना मकान उसने सेल किया, उसके बाद भी वो जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा, जब उसका कारोबार ही नहीं रहेगा तो अपने आप को मारेगा नहीं, क्या करेगा? कोई भी आदमी क्या करे? व्यापारी है कि नागरिक जबरदस्त प्रतिरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही, प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहा है। इसके विरोध में आज उस व्यक्ति ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जो क्षेत्रीय नागरिकों ने तो समझा बुझा खत्म कर दिया और आत्मदाह करने से रोक दिया। इस तरह फिलहाल क्षेत्र में तनाव है, लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं, भवनों के ध्वस्तीकरण और मकानों के तोड़े जाने के विरोध में है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। चलिए इस वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अवैध मजार को लेकर टकराव बढ़ा। केजीएमयू प्रशासन के नोटिस के जवाब में मजार प्रबंधक ने नोटिस भेजा। मजार प्रबंधक ने केजीएमयू के नोटिस को अवैध बताया है और वकील के जरिए केजीएमयू को नोटिस भेजा है और मजारों पर चस्पा नोटिस को अवैध बताया गया है। दरअसल केजीएमयू प्रशासन ने पिछले 1 महीने में 2 बार अवैध मजारों को नोटिस भेजा है। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि कैंपस में स्थित मजार अवैध हैं और इन मजारों को हटाया जाए। तो ये मजारें तोड़ी जाएंगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि नोटिस इससे पहले भी दिया जा चुका है। एक बार फिर केजीएमयू बिल्डिंग के अंदर जो प्रमुख स्थान है मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़े हुए, उनके आसपास बनी हुई इन मजारों को अवैध बताते हुए प्रशासन इससे पहले भी नोटिस दे चुका है कि पहले इनको हटा लिया जाए, नहीं तो कार्रवाई फिर की जाएगी। केजीएमयू कैंपस में मौजूद तमाम मज़ारों को प्रशासन की तरफ से केजीएमयू के नोटिस दी गई थी। मियाद नोटिस की पूरी हो गई है और आज के दिन महत्वपूर्ण फैसले इस मामले में लिए जाने। आपको मज़ार की तस्वीर दिखा रहे हैं। कुल जो मज़ारें हैं 6 मज़ारें, उनमें से एक मज़ार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था और बाकी जो बची मज़ारें हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आज केजीएमयू प्रशासन नई नोटिस इशू करने जा रहा है। जिस मज़ार की तरफ से जवाब दिया गया था उसे फिजिकली प्रेजेंट होकर एक्सप्लेनेशन देने की नोटिस रहेगी और बाकी मज़ारों को फिर एक नोटिस सर्व किया जाएगा, जिसके बाद 15 दिन का समय प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। इन 15 दिनों के समय के बाद आगे जो इस पूरे मामले में एक्शन होगा वो लिया जाएगा। ये जानकारी जो प्रोफेसर के सिंह हैं केजीएमयू प्रशासन से जुड़े हुए उनकी तरफ से दी गई है। तो महत्वपूर्ण आज जो दी गई मियाद थी पूरी हो रही है और उसके बाद अब एक नई नोटिस आज के दिन सर्व की जाएगी इन तमाम मज़ारों को जो केजीएमयू के कैंपस में मौजूद है। प्रोड्यूसर राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया। तो केजीएमयू का पूरा मामला जो अपने आप में धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद तक की परिस्थितियों में गया और उसे लेकर जो विवाद वहां पर बना था, उसके बाद अवैध मज़ारों के मैनेजमेंट को लेकर यहां पर एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से। लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि मज़ार प्रबंधक के जवाब पर केजीएमयू ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जो जवाब ये लोग दे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। इसके जवाब विधिक रूप से संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कोई भी साक्ष्य दस्तावेज ऐसे प्रस्तुत नहीं किए जिससे साबित हो कि 1947 की पुरानी मजार है वो। फिर भी हम लोग उनको एक जवाब दे रहे हैं कि अगर आपकी मजार 1947 से पहले की है तो कृपया उसके संबंध में जो भी आपके पास साक्ष्य दस्तावेज है प्रस्तुत करें। इसलिए हमने 6 मजारों को नोटिस 22 और 23 जनवरी को दिया था
5 ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया है। एक जो न्यू ऑर्थोपेडिक्स विंग में है उनका एक जवाब आया है, लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं है। बाकी जो 5 मजारे हैं, रेस्पिरेटरी के सामने, शताब्दी के सामने, टीजी हॉस्टल में एवं 2 अन्य जो है, उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। तो उनको न्याय हित में एक 15 दिन का और नोटिस दिया जा रहा है। 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं और एक कुल सचिव के समक्ष जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में उनको व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी सुनी, वो कह रहे हैं कि जवाब बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और इसे लेकर पहले ही एक आर पार की परिस्थिति हो चुकी है। अब ऐसे में जब केजीएमयू को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो नोटिस दिए गए, क्योंकि ये जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं केजीएमयू बिल्डिंग के अंदर, वहां पर कई अहम विभाग हैं, चाहे रेस्पिरेटरी विभाग हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट विभाग, और उनके आसपास इन मज़ारों की मौजूदगी ये बोला गया है शिकायत में कि दिक्कत पैदा करती है। और ऐसे में अवैध मज़ारों को हटाने के लिए प्रशासन ने पहले भी नोटिस दिया था, जिसमें एक समय सीमा 15 से 20 दिन की दी गई थी। उसमें उस वक्त रहते ये काम नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर आपको मज़ार प्रबंधक और केजीएमयू ये दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। केजीएमयू के नोटिस में क्या कहा गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में अवैध मज़ार है, जबकि मज़ार प्रबंधक का कहना है कि ये नोटिस ही अवैध है। और इसीलिए इस टकराव की स्थिति के बीच अब क्या एक्शन आगे लिया जाता है प्रशासन की तरफ से देखना होगा। 6 मज़ारों को दरअसल केजीएमयू का नोटिस गया, जिस पर मज़ार प्रबंधक का जवाब है कि नोटिस चस्पा ना करें, ये नोटिस ही गैर जरूरी है। और ये भी कहा उन्होंने अपने जवाब में कि मज़ार को तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि केजीएमयू की तरफ से साफ कहा गया कि अगर मज़ार नहीं हटाई गई तो फिर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और इस पर मज़ार प्रबंधक ने जवाब दिया कि अगर मज़ार तोड़ी गई तो फिर हम भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अवैध मज़ार नोटिस बनाम नोटिस के बाद अब लड़ाई आर पार हो गई है। अब देखना यह है कि लोग मज़ार अपने आप हटाते हैं या फिर प्रशासन बुलडोजर चलाता है। अवैध निकली मज़ार तो बुलडोजर है तैयार। 15 दिन हो गए, अब आगे क्या होगा? लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू पिछले कुछ दिनों से ये अलग ही वजह से चर्चा में है। ये वजह है यहाँ परिसर में बनी कुछ मज़ारें, जिन्हें केजीएमयू प्रशासन अवैध बता रहा है। जो मज़ारें अवैध बताई गई, उन्हें लेकर नोटिस जारी किया गया, 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर अब दूसरा नोटिस जारी होगा। मज़ार कमेटी को 15 दिन के अंदर जवाब देने का समय दिया जाएगा और जवाब न आने पर अवैध मज़ारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो बुलडोजर कार्रवाई टल गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले नोटिस के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। केजीएमयू के पूरे परिसर में अलग अलग जगह 8 छोटी बड़ी मज़ारें हैं। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि अवैध मज़ारों से आवागमन बाधित होता है। मज़ारों के आसपास अतिक्रमण भी हो रहा है। इन्हें कोर्ट से भी कोई अनुमति नहीं मिली है, इस कारण इन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। पहले नोटिस के बाद अब दूसरा मौका देते हुए एक बार फिर नोटिस जारी किया जाएगा। ये मामला जब से आया है तब से विवादों में है। मज़ार के रखरखाव करने वालों का दावा है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। सालाना उर्स लगता है, जिसमें हर समुदाय के लोग आते हैं। ये 60 साल से पुरानी है। केजीएमयू के पहले की है कि बात? ये पहले की है, नीचे मजार सिर्फ कच्ची है। ये जंगल था पूरा, तब ये मजार नहीं, नीचे मजार कच्ची बनी, घूमे ईंटी की, और ये ऊपर से पक्की बनी। मज़ारों को नोटिस को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी नाराजगी जताई है। नोटिस को गलत बताया, ये भी कहा कि मस्जिदों, दरगाहों और करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि मज़ारों को नोटिस से पहले भी 3 जगह से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। नेत्र विभाग के पीछे 20,000 वर्ग फीट, जगत नारायण रोड पर 70,000 वर्ग फीट और शताब्दी 2 भवन के पीछे 60,000 वर्ग फीट जमीन खाली कराई जा चुकी है। खाली करवाई गई जमीन का इस्तेमाल मरीजों के हित में किया जाएगा। लखनऊ से विवेक शाही के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। बात पश्चिम बंगाल की जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का डिजाइन रिलीज किया है। 11 फरवरी से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण शुरू होगा। टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाई, जिसकी आपको जानकारी है। पिछले साल 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक विशाल जनसभा का ऐलान किया था और इस सभा में स्थानीय मुस्लिम लोग ईंट लेकर पहुंचे थे।
और सांकेतिक तौर पर इन ईंटों को बाबरी के निर्माण के लिए लाया गया था। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसी दिखेगी बाबरी मस्जिद जो डिजाइन रिलीज किया गया है उसके मुताबिक। अब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तस्वीरें जारी की हैं, डिजाइन की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 11 फरवरी से बाबरी का निर्माण कार्य शुरू होगा। भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान जताते हुए हम एक नई सुबह की प्रतीक्षा में हैं। तो एक तरफ जब ईंटें वहां पर पहुंचाई गई और दूसरी तरफ ये देखिए 6 दिसंबर 2025 की तस्वीर है, जिसे मुस्लिम समुदाय बाबरी शहीदी दिवस के रूप में देखता है। और उसी दिन आप देखिए नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, लेकिन अब 11 फरवरी को शिलान्यास और इस बीच डिजाइन हुमायूं कबीर ने रिलीज किया है। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी की पार्टी में ही हुमायूं कबीर पहले थे और उससे जब अपना रास्ता अलग किया तो उसके बाद लगातार ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, तो वहीं यूपी के एक संगठन ने उस बाबरी को गिराने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ के चौराहों पर पोस्टर लग गए हैं। 10 फरवरी यानी कल मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी गलियारों और मौजूदा माहौल में बाबरी को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच की दूरी 976 किलोमीटर है। इन दोनों शहरों की दूरी भले ही इतनी है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच विवाद का एक ही केंद्र है, जिसका नाम है नई बाबरी। इस नई बाबरी को लेकर लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहों पर अचानक ऐसे पोस्टर लग चुके हैं जिन्हें देखकर किसी नए और बड़े विवाद की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लखनऊ का 1090 चौराहा हजरतगंज और अंबेडकर चौराहे पर लगाए गए इन पोस्टरों में 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच की अपील दिखाई दे रही है। इन पोस्टरों में शामिल तीखे संदेश और कुछ नेताओं की तस्वीरों ने पूरे मुद्दे को और भड़का दिया है। इन पोस्टरों को विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जोड़ा जा रहा है और ये रातों रात कई इलाकों में दिखने लगे। बंगाल चुनावों से पहले लखनऊ के 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पोस्टर है जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगाया है। बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर ये पोस्टर है, लिखा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे।